हेलो निखिल, हेलो सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो आज हमारे साथ निखिल है, निखिल चौहान। तो निखिल, आप अपने बारे में ब्रीफली बताओ। सर, मेरा नाम निखिल चौहान है और इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरी 619 रैंक आई है। सो मेरा ये सिविल सर्विसेज में सिक्स्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ मेंस रहा मेरा और दूसरा इंटरव्यू था। तो इस साल मुझे जो है सफलता मिली है और इसमें मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, उसका काफ़ी जो है अहम भूमिका रही है। अच्छा निखिल, आपके मैथ्स में इस बार कितने मार्क्स हैं और एक्सपेक्टेड आपका करेक्ट अटेम्प्ट? सर मेरे इस बार जो है 302 मार्क्स हैं, 150 पेपर वन में और 152 पेपर टू में। सो अराउंड दोनों में ही मतलब 200 प्लस का करेक्ट अटेम्प्ट था पेपर वन और पेपर टू में। सो उसके बाद ये 302 मार्क्स आए हैं। ठीक है। इस साल के हिसाब से आई थिंक ये टॉप 3-4 में मार्क्स है। जी सर। अच्छा अच्छा निखिल, आप ये बताना चाहो, जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या कंडीशंस है कि हम मैथ्स के साथ जाएं। मतलब एटलीस्ट ये तो बेसिक चीज़ है कि हमें इतना हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं एज ए ऑप्शनल। सर देखिए, मैथ्स का जैसा कि मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है ऑप्शनल काफ़ी बड़ा ऑप्शनल है और काफ़ी इसमें टाइम देना पड़ता है। तो आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपने जो है कॉलेज लेवल पर अगर मैथ्स की कुछ पढ़ाई की है, कुछ कोर्सेज अगर इंजीनियरिंग में आपने किए हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में है, तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे इस ऑप्शनल को लेने के लिए। तो कोई भी एस्पायरेंट जिसका अपना इंटरेस्ट है और एप्टीट्यूड है और कोई पीछे का बैकग्राउंड रहा है मैथमेटिक्स में कोई स्टडीज़ का, तो आई थिंक वो लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो निखिल, जैसे आपने मैथ्स की तैयारी शुरू की, तो फर्स्ट इटरेशन में आपको अप्रोक्स कितना टाइम लगा? और मतलब क्या, मतलब आपको लगता है कि उसको और ऑप्टिमली कुछ कर सकता था, उस कर सकते थे, तो उस पे आपकी एडवाइस, जो ऑप्शनल के साथ जाना चाहते हैं मैथ्स के साथ। सर जैसे मेरा तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा है इस पूरे प्रिपरेशन में। तो मुझे याद है कि 2 जून 2019 को जो है मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था और वो मैंने बिना जो है ऑप्शनल पढ़े ही दिया था। तो मैं जो हूँ उसी की शाम को जब प्रीलिम्स एंड होता है तो मैं मैथ्स के बुक्स वगैरह खरीदने, नोट्स वगैरह खरीदे और 3 जून से मैंने स्टार्ट किया था 2019 से मैथ्स पढ़ना। अच्छा। उसके बाद जो है मैं जो हूँ लगभग 5-6 महीने तक मैथ्स ही पढ़ता रहा था, कुछ और नहीं पढ़ रहा था। तो मेरा पहले ही आइट्रेशन में जब मैं अराउंड 10 घंटे, 10 से 12 घंटे एक एक दिन में पढ़ते थे और मैथ्स ही पढ़े जा रहे थे, तो भी मेरे को जो है 5 से 6 महीने पहले आइट्रेशन में लगा था। ठीक है। अच्छा निखिल, इसमें जैसे मैथ्स के लिए रिवीजन का कितना इम्पोर्टेंस है, और रिवीजन के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं, लाइक कि शॉर्ट नोट्स वगैरह की यूटिलिटी है या नहीं? सो सर रिवीजन तो एक्चुअल में यूपीएससी में सारे ही चीज़ों के लिए चाहिए और मैथमेटिक्स में तो स्पेसिफिकली मेरे को लगा कि बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप जो है पहला आइट्रेशन कर लो, दूसरा कर लो, आपको जो है आप कुछ और पढ़ोगे आप वो भूल जाओगे। तो आई थिंक मैंने भी जो है शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। तो मेरे शॉर्ट नोट्स का एक बेसिस था कि जो कनिष्क कटारिया सर के ने भी अपने नोट्स जो ऑनलाइन शेयर किए हुए हैं, तो मैंने उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। उसके बाद जो है मैंने जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन शॉर्ट नोट्स को और बिल्डअप कर लिया था, उनमें और बहुत चीज़ें अटैच कर ली थी जो मैंने टेस्ट सीरीज से सीखा, पी वाई क्यूज जो और नए आते जा रहे थे, तो वो सब मैंने कॉम्बिनेशन से काफ़ी मतलब अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने, ताकि कुछ और रेफर ना करना पड़े। ठीक है, मतलब बेसिक्स तो आपका जो कनीष कटारिया की नोट्स है, प्लस कुछ नया आपको लगा तो आपने एडप्ट किया। हाँ, मैंने ताकि होलिस्टिक बनाने की और कोशिश की थी। वैसे तो सर ने काफ़ी अच्छे बना रखे थे, लेकिन मैंने भी उसमें काफ़ी कुछ ऐड कर लिया था। राइट। अच्छा, रिलेटेड इश्यू जो मैथ्स ऑप्शनल के ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को रहता है कि हाउ टू बैलेंस जीएस एंड मैथ्स, क्योंकि वो मैथ्स का सिलेबस तो वास्ट है। तो जब स्टार्ट करते हैं लोग, तो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हमें जीएस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सो उसमें आपका सजेशन क्या रहेगा? लेट्स से कि किसी को 1.5 ईयर पहले किसी ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो उसको पहले ऑप्शनल को तवज्जो देनी चाहिए, या मतलब किस टाइप से चीज़ें रहनी चाहिए, या आपका क्या रहा था उस फेज में? सर मैं अपना बताता हूँ कि हाँ। जैसे मैंने तो इनिशियली जो है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा। राइट। सो मैथ्स एक बार जब मेरे को लगा कि मेरा एक आइट्रेशन हो गया है, उसके बाद फिर मैंने जो है मैथ्स के बाद जीएस स्टार्ट किया और फिर जीएस पढ़ा और उसके बाद फिर दोबारा से मैथ्स उठाया तो देखा कि मैथ्स फिर से भूल गए हैं।
तो बैलेंस होने में थोड़ा इशू तो आता ही है। लेकिन अगर आप जैसे मेरा लंबा जर्नी रहा तो आप ऐसे ही मतलब पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें ये है कि कम टाइम में होने लगती हैं, कि बाद में जो है मैथ्स पढ़ने में 1 महीना ही लगने लगा एक आइट्रेशन में। तो मैं जैसे पढ़ता था कि मैं पहले जीएस पढ़ लिया, उसके बाद जो है मैथ्स पे स्पेसिफिकली कि पूरा पूरा दिन मैं तो मैथ्स को ही डिवोट कर देता था, उस टाइप से चलता था। लेकिन जब एंड में जैसे मेंस और प्रीलिम्स के एंड में वो जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का फेस होता है उसमें फिर मैंने क्योंकि बैलेंस आउट करके कि जीएस भी पढ़ना है मैथ्स भी, तो उस टाइम तो मैं जो है बैलेंस करता था। नहीं तो मैं एक टाइम पे क्या तो मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ तो मैथ्स ही पढ़ता रहता था। अच्छा, ठीक है निखिल। अच्छा, ये जैसे मैथ्स में ही अगर आप ये बता पाओ कि जैसे अब देर आर 13 टॉपिक्स, तो रफली आपका क्या मतलब टाइम पीरियड रहा टॉपिक्स में? सर जैसे कि इसमें टॉपिक्स हम देखें ना तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करते हैं और कुछ जो है थोड़ा रिलेटिवली कम करते हैं। तो जैसे लीनियर अलजेब्रा हुआ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ पेपर 1 के, और वेक्टर एनालिसिस भी, वेक्टर अलजेब्रा भी हुआ। तो आई थिंक ये थोड़े रिलेटिवली कम टाइम लेते हैं। इनको अगर आप इफेक्टिवली अगर आज डेली आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो एक वीक में ये मतलब एक आइट्रेशन हो जाएगा। अब ये है कि आपकी प्रोफिशिएंसी तो ज़्यादा आइट्रेशन और रिवीजन करके ही आएगी। और जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि स्टैटिक्स डायनामिक्स है, और पेपर 2 का फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। सो आई थिंक उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे ही मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, तो उनमें तो मैंने एक्चुअल में एक एक महीना खाली उन्हें ही पढ़ पढ़ के इतना भी दिया है टाइम, तो बहुत टाइम स्पेंड किया है उन सब टॉपिक्स पे। हाँ, मतलब कोई भी टॉपिक अगर अपन कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट इटरेशन में वो हमें समझ में भी आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, और समझ आना चाहिए, और उसके बाद फिर उसके एक्सरसाइजेस भी करनी होती है, मतलब क्वेश्चंस भी करने होते हैं, क्योंकि मैथ्स में खाली पढ़ के तो काम होगा नहीं। हाँ वो। और उसके बाद P5Q भी सर करने होते हैं, तो फिर वो बहुत थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया तो ये जो PYQs है वो कब तक अपने को CSE के किस ईयर तक कर लेने चाहिए एटलीस्ट, और फॉरेस्ट के भी करने चाहिए क्या? इसमें आप क्या कहना चाहोगे? सर आई थिंक जैसे कोई न्यू कमर है तो आई थिंक उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है जैसे 25 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप 24 से पीछे करना स्टार्ट कीजिए, और लगभग आप जो है 7-8 साल के तो कम से कम कर ही लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इतना तो करके ही जाइए। और अगर आपके पास टाइम काफ़ी है, अगर आप जो है अभी आगे के अटेम्प्ट का सोच रहे हैं 2026 का कोई, तो आई थिंक उनको तो जितना हो सके आई थिंक PYQ, मैंने तो जैसे पर्सनली 1990s तक पहुंच गया था। मैं तो 1990s से सब किए हुए हैं पिछले, तो लगभग 35 साल के PYQs किए थे। बट आई थिंक 10 साल के भी कोई कर लेगा तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट के भी किए थे क्या आपने PYQs? हाँ सर, फॉरेस्ट के भी मैंने किए थे, लेकिन फॉरेस्ट में इतना पीछे तक नहीं गया था। लेकिन फॉरेस्ट के भी आई थिंक 2015 के बाद के मैंने, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, हाँ तो हाँ। उसका भी मैंने किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, आप मैथ्स रिलेटेड जो जो आपकी जर्नी रही है उसमें एस्पिरेंट्स को जो आप, अच्छा इससे हाँ, जो आप सजेस्ट करना चाहोगे कि मैथ्स में मतलब क्या चीज़ है जो हमें फोकस में रखनी चाहिए? सर मैथ्स में जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो है ना कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो आपको आंसर में एरर मिनिमाइज करना सीखना चाहिए। तो वो एक्चुअल में जितने भी ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओ, जितने ज़्यादा टेस्ट दे पाओ, आई थिंक मैथ्स एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें खाली पढ़ने से कभी कुछ होगा नहीं, आपको पेन एंड पेपर यूज़ करना ही पड़ेगा हमेशा। तो जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी लाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैथ्स में जो है फ़ायदा होगा। और मैथ्स में जो है आपको जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे आप जो है एनालाइज करो, उन उसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं अगले साल रिपीट हो, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट देना, आई थिंक ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। राइट, हाँ, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि अगर एरर हो गई तो मार्क्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही मिलते हैं या नहीं मिलते हैं मतलब तो सही बात है, एरर मिनिमाइजेशन जो आपने स्टेप्स बताए उनसे होगा। अच्छा, इस जर्नी में आप मैथोक्रेट का कुछ रोल रहा आपकी जर्नी में, उस पर आप कुछ? सर तो मैथोक्रेट का मेरे को सबसे पहले बार 2022 में पता चला, तो तब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी 2022 की उस साल, और फिर इस बार भी जो है 2024 में जो मेंस के बाद, मेंस के टाइम पे जो टेस्ट सीरीज थी वो दी थी।
और कुछ ऑनलाइन जो यूट्यूब के वीडियोस वगैरह हैं कुछ टॉपिक्स के, तो वो बहुत वो सिलेक्टिवली मैंने वो भी देखी थी वीडियोस भी। तो आई थिंक ओवरऑल मैथोक्रेट का भी काफ़ी योगदान रहा मेरी इस जर्नी में। ठीक है निखिल, अभी जैसे जो इस साल का प्रीलिम्स आने वाला है, तो उन जो एस्पिरेंट्स इस बार अपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मतलब उनको कुछ सजेशन आपका? सो जैसे कि सर प्रीलिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और आई थिंक प्रीलिम्स अब आने वाला है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अभी के लिए आप जितना भी आपने पहले पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करने की कोशिश की जानी चाहिए। कोई नई रिसोर्सेज कोई नया मटेरियल ना ही रेफ़र किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं प्रीलिम्स के, वो अच्छे से एनालाइज करके जाएं तो बहुत एक एज मिल सकता है प्रीलिम्स में। क्योंकि क्वेश्चन तो रैंडम ही आने वाले हैं, वो आते ही हैं हर साल, लेकिन कुछ अगर पाँच क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से ऐसे मिल गए जो आप सही कर पाए, तो आई थिंक वो काफ़ी एज दे देगा और प्रीलिम्स की जो कट ऑफ होती है वो क्लियर हो पाएगी। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितना पढ़ा है उतने पे कॉन्फिडेंट होके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू निखिल, थैंक यू आपने वेरी अपना मच सर। वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू।